जैन साहित्य का जब कभी भी दृष्टिपात करते हैं संस्कृत और प्राकृत में मिलता है। प्राकृत भाषा प्राचीन भाषा जन भाषा के रूप में ख्यात है। अर्धमागधी उसी का एक रूपांतरण है। तो सौरसेनी प्राकृत में उस साहित्य को हम पाते हैं। यह एक परंपरा कही है और वह वास्तविक है। प्राकृत से जब कभी भी हम अनभिज्ञ रहते हैं उस समय अनुवाद के रूप में उस साहित्य का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्राकृत से ही प्रकारांतर से अपभ्रंश का भी उदय हुआ है और अपभ्रंश एक ऐसी साहित्य भाषा है, इसमें इस अपभ्रंश को यदि देखना चाहते हैं तो जैन साहित्य देखे बिना ये संभव नहीं है। ऐसे इस प्राकृत से अपभ्रंश निकला और अपभ्रंश भाषा के माध्यम से ही हिंदी जो वर्तमान में है उसका जन्म हुआ है। आज एक हिंदी में लिखी हुई मूक माटी को पुनः अपभ्रंश में रख करके इस कृति का एक और अपने आप में महत्व बढ़ गया है। प्राकृत से हिंदी अनुवाद होना स्वाभाविक है, प्राकृत बोली भाषा नहीं है, किंतु उसको भी हिंदी का अवतरण लेकर के अब उसको प्राकृत के रूप में जो हिंदी की कृति है वो प्राकृत के रूप में आपके सामने आ रहा है। इस इतिहास में कहीं भी यह परंपरा देखने को उपलब्ध नहीं होती है। संस्कृत से हिंदी होना ये मूक माटी अभी और सुनने में आया है। जो हिंदी में लिखी गई है एक कवि महोदय ने देने तर हैं, किंतु उनको साहित्य के प्रति रुचि होने से उन्होंने उस हिंदी कृति को भी पुनः संस्कृत में रूप दिया है। ये सब साहित्यकारों का समय का सदुपयोग हुआ है। आज भी इन भाषाओं का आलोड़न अध्ययन अध्यापन मंथन हो रहा है। इसको देख करके गुरुजी ने पहले कहा था हमेशा हमेशा कायम रुकने वाला कूप नहीं होता, किंतु नदी प्रभाव की भांति उसका आगे आगे बढ़ना। किंतु इसमें आगे आगे बढ़ते हुए भी पीछे जननी को याद करके अपभ्रंश को वो अपभ्रंश में पुनः आ गई। यह हिंदी के लिए भी एक गौरव का विषय अपने आप सिद्ध होता है। गुरुजी के भावों के अनुसार वह ही साहित्यिक भाषा मानी जाती है जो अधिकांश लोग उससे लाभान्वित हो जाते हैं। संस्कृत में भी लिखा जा सकता था मूक माटी, किंतु उस विषय को हमने समझा
इस युग में जो मांग है, इस तूफान में भी हमें प्रकाश को जीवित रखना है, तो हिंदी भाषा जो अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है उसमें रख करके यह कार्य किया गया है। हमें क्या मालूम इसकी यात्रा इस रूप में होगी। यह सर्वतोमुखी जैसे मराठी में इसका अनुवाद हुआ, आंग्ल भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ, गुजराती भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ, बंगाली भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ, कर्नाटक भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ। तमिल में सुनते हैं, वहाँ लेखक आया था तमिलनाडु से और उन्होंने भी कहा कि इस मूक माटी को हम मलयालम में भी अनुवादित करेंगे। इस प्रकार भारत के मुख्य भाषाओं में यह मूक होते हुए अब क्या बोलना चाहती है हमें समझ में नहीं आता है। विविध भाषाओं में इसका अवतरण सुन करके देख करके ऐसा लगता है इतिहास पुनः जीवित हो गया है और रुका हुआ जो तालाब की भांति हो गया था, उस नदी का प्रवाह का रूप आज उसको उपलब्ध हो रहा है। कल भी कहा था, परसों भी कहा था, 2-3 बार कह चुका हूँ कि अमेरिका जैसे धनाढ्य राष्ट्र और शोध के विषय में वर्तमान के विज्ञान उसमें पूरा खुल करके सामने आ रहा है। उसकी दृष्टि जैन साहित्य, जैन चिकित्सा, जैन शिक्षा और जैनत्व को लेकर के जो कुछ भी कार्य हुआ है इतिहास में, उसको बड़ी राशि लगा करके 400-450 करोड़ राशि का व्यय करके अलग रूप से जैन साहित्य के बारे में वो प्रकाश में ला रहे हैं और 40 विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जैनियों को समझना चाहिए, वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सके, फिर भी इस ओर दृष्टि रख करके अपनी संपदा का अवश्य ही सदुपयोग करना चाहिए और जो अभावग्रस्त जनता है उनके लिए भी सहयोग दे करके भाई बंधु के नाते को व्यवस्थित रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना ही कह करके आज का यह परिश्रम का दिन और एक प्रकार से जनता के सामने आया है, इसका अवश्य ही पहले से ही कोई चीज़ होती है तो वह उसका उत्पादन हुआ ही नहीं और वह जनता के सामने आ जाता है। यह एक केवल हिंदी भाषा की ही विशेषता है। हम हिंदी भाषा को जीवित ही नहीं, उन्नत अवस्था में देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह सब काम इस ढंग से वहाँ पर भी अमेरिका में हो रहा है, उसमें भी हिंदी की मुख्यता अवश्य रखी जाएगी। और आप लोग इसी प्रकार अपने संतान को इन भाषाओं के माध्यम से इतिहास में जो कुछ भी मनन, अध्ययन और साधना को भी रूप देते हुए साहित्यिक सेवा की है, उसको पुनः जीवित, पुनः एक प्रकार से प्रवाहित कराने का प्रयास करें और उसके सार का अनुभव करने का भी अवसर प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म की